बिल्कुल। और टीसीएस ने अपने नतीजों की जो घोषणा है वो 9 अप्रैल को होगा, तो वहां से किक स्टार्ट होगा। 9 अप्रैल को टीसीएस के नतीजे आएंगे, उसके बाद इंफोसिस, उसके बाद बीच में एचसीएल टेक, ऐसे कुछ डेट्स अनाउंस हुई है। बट आई रिमेम्बर दैट 9 अप्रैल इज फॉर टीसीएस। तो आज टीसीएस डे हाई पे समय कामकाज करता है। एक सेक्टर जो अपने आप को बिल्कुल इस एक महीने में संभाल रहा है वो है फार्मा स्पेस। राधा रमन सर, फार्मा स्पेस में गिरावट सबसे कम रही है अगर देखा जाए तो, विज द अदर एंडाइसेस जिनमें काफी तेज और शार्प करेक्शन हमने देखी। सो फार्मा इंडेक्स में कैसे प्ले आउट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसमें स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए या ईटीएफ के जरिए या बीज के जरिए इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी लाइक? देखिए, फार्मा हेल्थ केयर तो एक ऐसे सेक्टर है जो हमेशा डिफेंसिव रहे हैं। एंड ये मानना है, बिकॉज वॉर के सिचुएशन में क्या होता है, आप देखोगे हेल्थ केयर है, फार्मा इंडेक्स, फार्मा ऑब्वियसली है आउट परफॉर्म निफ्टी बाय फार। सो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाके यहाँ पे दिमाग ही लगाना चाहिए कि ईटीएफ या बीज के थ्रू रूट में इन्वेस्ट करें। एंड जो रेजिलियंट रहेंगे सेक्टर, आने वाले समय में भी रेजिलियंट रहेंगे, बिकॉज कभी वीक माहौल जब आता है आई थिंक ये सेक्टर्स काफी डिफेंसिव हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मूविंग एहेड। इस बार इनफैक्ट डिफेंसिव सेक्टर होते हैं नॉर्मली एफएमसीजी, वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, काफी करेक्शन भी आया है उसमें। तो आप देखोगे फार्मा एज अ सेक्टर वुड रिमेन बेटर। एंड कहीं ना ईटीएफ या बीस के थ्रू आप इन्वेस्ट करो ताकि आप ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में आओ। फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स में डिपेंडिंग ऑन व्हाट द नंबर्स कम, महीने का रिजल्ट का महीना है, यू विल हैव लॉट ऑफ वॉलेटिलिटीज एंड गोइंग फॉरवर्ड, सो इट्स बेटर दैट टू इन्वेस्ट through the exchange, through basically ETF, so that you are able to cover the whole basket. I think that's a good strategy from an investment point of view. But pharma will outperform because pharma में देखिए इससे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, मार्जिन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्रूड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इफेक्टिवली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव सेक्टर है, तो जो स्मार्ट मनी वो भी रोटेट होकर फार्मा की तरफ जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं सेफ्टी खोज रहा होता है वो पैसा। तो इफेक्टिवली आप देखोगे फार्मा के लिए पॉजिटिव साइड है, एंड मे बी अ बास्केट बाइंग विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन इन दिस रिगार्ड। चलिए दो स्टॉक्स को देखते हैं। आज निफ्टी 500 स्टॉक्स में टॉप गेनर्स में है एचईजी जो 10% ऊपर है, और ग्रेफाइट इंडिया जो करीबन 7% ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है। दोनों ही स्टॉक्स में तेजी इसलिए है क्योंकि ग्राफ्टेक करके कंपनी है जिसने इंटरनेशनल कंपनी है जिसने अपने प्रोडक्ट के दाम जो है वो बढ़ाए हैं। अब $600 to $1,200 पर टन बढ़ा दिए गए हैं। उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली हम इन दोनों स्टॉक्स पर देख रहे हैं। रबॉफ, इन्होंने दाम नहीं बढ़ाए हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसे खबरों के बीच में इन दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान है। सो राजा, इनमें क्या करना है एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया? देखिए, ये वापस एक न्यूज फ्लो के तहत ये जो मूवमेंट हम देख रहे हैं, राइट, ये एक क्लियरली इंडिकेशन है कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बल पे ये ब्रेकआउट आया है। तो काफी दिनों से गिर रहे थे, ऑलमोस्ट 2-3 महीने से गिर रहे थे एचईजी और ग्रेफाइट, और दोनों का जो मूवमेंट है वो मिरर होता है। तो कंपैरेटिवली जो फास्टर पेस ऑफ मूवमेंट हम ग्रेफाइट में देखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और जो सेटअप के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि ग्रेफाइट एक और अच्छी पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ द सेटअप। तो अगर ये न्यूज फ्लो में बरकरार करना है और इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो ये लेवल जो रुझान आया है आज, इसके बजाय थोड़े लोअर लेवल्स पर अगर आप देखेंगे तो क्लोजर टुवर्ड्स 600 वुड बी अ बेटर बेट। तो मैं वेट करूंगा कि थोड़ी एक पुल बैक आ जाए क्लोजर टुवर्ड्स 600, वहां पर निवेश करना बेटर होगा। यस, लंबी अवधि के लिए ये एक अच्छा स्टॉक है। सो डेफिनेटली इन दोनों शेयरों के बीच में ग्राफाइट में प्रेफरेंस रखूंगा। एक और स्टॉक आपसे जानना चाहती हूँ राजा, एक्मे सोलर। यहाँ पे भी एक आज करीबन 6% का इजाफा देखने को मिल रहा है, और क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे अब सबसे ज्यादा जोर हमको देना पड़ रहा है क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है। तो एक्मे सोलर, एटीजीएल, इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? या डेफिनेटली ये जो आपने न्यूज फ्लो कहा वो सही बात है, और न्यूज फ्लो की वजह से रिलेवेंट पॉकेट्स में जो उसके एसोसिएटेड स्टॉक्स, लेकिन इंडक्शन स्टव वाले स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं। बट उनके बीच जो एक्मे सोलार का जो चाल है उसमें जो मूवमेंट आ रहा है, एक तो न्यूज फ्लो के तहत आ रहा है, और न्यूज फ्लो के साथ जो सोलार सेक्टर जो है जिसपे गवर्नमेंट भी काफी ध्यान रख रही है और जिसपे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी काफी ज्यादा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चरली ये स्टॉक काफी बढ़िया है। और आज का जो मूवमेंट आया है वो काफी स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है कि आगे वाले दिनों में ये स्टॉक में और रणनीति देखने मिलेगी। तो अगर कोई निवेश करना चाहे तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपके बास्केट में रख सकते हैं। और मैं कह दूं कि जो भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं,
ये एक एजुकेशनल पर्पस के तौर से है। जो भी Okay. आप डिसीजन लेना चाहेंगे, इट इज एंटायरली योर डिसीजन। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, आपके कैपिटल को रिव्यू कर सकते हैं, और जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका होगा। ये जस्ट मेरे तरफ से एक डिस्क्लेमर है। जी। राधा रमन सर, L&T, रिलायंस जैसी कंपनी, रिलायंस को तो ठीक है क्रूड से जोड़ते हैं, L&T को इसलिए क्योंकि उसका 40% एक्सपोजर जो है मिडिल ईस्ट में है, एज फार द ऑर्डर बुक इज कंसर्न। ये स्टॉक्स जो है 20 से 25% करेक्ट हो गए, थोड़ा बहुत रिकवरी भी देख ली है। तो अगर आप फ्रंटलाइन स्टॉक्स की बात करते हैं बेंचमार्क के निफ्टी के 50 स्टॉक्स में, तो इसमें एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देना चाहिए या फिर अभी भी इंतजार करना चाहिए कि क्लैरिटी का वेट करें, उसके बाद लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करें? देखिए, इसमें दो अप्रोच हो सकते हैं। एक वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांचेस में अप्रोच करना स्टार्ट करें। देखिए, ये किसी को नहीं पता बॉटम कब होएगा। कोई शाम को अनाउंसमेंट आएगा आफ्टर मार्केट की भाई वॉर खत्म हो गया, सीज फायर है, नेक्स्ट डे से मार्केट चलना चालू होगा, एक गैप ऑफ ओपनिंग बनेगी उस समय। तो ये टाइम करना बहुत मुश्किल है कि वॉर कब खत्म होगा, बिकॉज एक बाइनरी इवेंट है। तो इसका तरीका एक हो सकता है अप्रोच कि हम अपने जैसे एग्जाम्पल हमें 100 रुपए डालने हैं, कैन वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ट्रांचेस, कि धीरे धीरे 5% 10% करके उस अच्छी कंपनियों के बास्केट बनाएं और उस बास्केट को इन्वेस्ट करें। इट कैन नॉट बी डन बिकॉज आपको ओवरनाइट नहीं पता चलेगा कब वो डे आने वाला है। वो डे 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, ये किसी को नहीं पता। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इफेक्टिवली एलोकेशन स्टार्ट करना चाहिए, अपनी कंपनी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। आपने L&T का डिस्कशन किया, रिलायंस का डिस्कशन किया, अच्छी कंपनी अच्छी वैल्यूएशन अवेलेबल है। बट अगर यहाँ से करेक्ट हो सकती है, आंसर इज यस। अगर वॉर चलता रहा तो एग्जांपल L&T का काफी एक्सपोजर मिडिल ईस्ट साइड में है, दैट इज द रीजन काफी डाउन है। अदरवाइज बिजनेस आर डूइंग क्वाइट वेल। इनफैक्ट इसका फ्लिप साइड भी है, जैसे एग्जांपल L&T का अभी कंपनी लो, इतना रिस्ट्रिक्शन हो रहा है वहां पे, वापस काम भी उनको मिलने वाला है। काम एग्जिस्टिंग काम भी बढ़ेगा प्लस नया काम भी उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे L&T इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी पोस्ट द वॉर। तो लेट वॉर एंड प्लीज। तो कहीं ना कहीं उसको आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। मतलब आपको अपना परसेंटेज एलोकेशन डिसाइड करना चाहिए कि मैं किस लेवल पे कब एंटर करूंगा, क्योंकि आप परफेक्टली टाइम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ ये बाइनरी इवेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नोबडी कैन कैच द बॉटम, ये तो पहले हम मार्केट में जानते हैं। ऑटो शेयर्स में क्या करना चाहिए राजा? अब ऑटो शेयर्स की भी काफी पिटाई हो चुकी है। आप टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक को देखिए। आज पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक फिर 5% नीचे था, क्योंकि एक और प्रोडक्शन में उनके बाधा आई थी यूरोप में, और उसके बाद आज 5% फिर साफ। तो ऑटो एज अ स्पेस में क्या करना है, और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल वर्सेस टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करें? देखिए, पहली बात तो जब भी डील हुई थी, द 20 साल के बाद जो हिस्टोरिक डील हुई थी यूके के साथ, तो सबको लगा कि चलो ऑटो सेक्टर में एक अच्छा रुझान देखने मिलेगा, एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी, और थोड़ी हद तक आई। और उसके बाद जो गिरावट आई है, वॉर के पहले से ही अगर आप गौर करेंगे तो एक सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया था ऑटो सेक्टर में। और उसके बाद जब मार्केट में गिरावट आई, वहां से काफी सारी पोर्टफोलियो एग्जिट्स भी हो गए और बिकवाली दबाव भी आ गई। और करंट सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर के जो या ये महीने के जो ऑटो सेल्स नंबर जो आएंगे, वो बहुत भूमिका निभाएगी टू से कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है या नहीं। बट ओवरऑल देखते हुए जो ऑटो सेक्टर की जो चाल है, उसे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर थोड़ी और दिन दबाव में रहेगा, जब तक उनके स्पेसिफिक नतीजे ना आ जाए टू गिव अस मोर कंफर्मेशन। तो पहला है ऑटो सेल्स, उसके बाद है नतीजे, उसके बाद जाकर ही हम एक रिकवरी देख पाएंगे। तब तक ये सेक्टर जो है एक दबाव में रहेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हर रैली पर एक सेलिंग आएगी, तो ज्यादातर एक ट्रेडिंग ओरिएंटेड अप्रोच रखना चाहिए, ना कि एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पर ये सेक्टर भी काफी दबाव में है और मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन के फेज से ये गुजर सकता है। अब आते हैं टाटा मोटर्स की जो चाल। तो टाटा मोटर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर JLR के आंकड़े भी इन्हें मदद नहीं कर रहे हैं, ना कि इन्हीं के आंकड़े भी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, और दोनों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल या टाटा मोटर्स व्हीकल, दोनों में एक प्रेशर बना रहेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक सेलिंग का ही एक सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा कुछ और नेक्स्ट वीक के लिए भी। और यहाँ पर से कोई पॉजिटिविटी सेंटिमेंट भी नहीं दिख रहा है मुझे। सो ओवरऑल सेंटिमेंट रिमेन सबड्यूड, और जिसकी वजह से एक मैं मानूंगा कि यहाँ पर हर रैली पर सेल की ही अपेक्षा रखनी चाहिए।
अभी